नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज़ के अंतर्गत हिस्ट्री के लेक्चर 15 पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित उनके प्रशासन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे, तुर्क से संबंधित थे। ठीक है, ये जो भी ऊंचे पद होते थे सल्तनत काल में वहाँ पर तुर्क जो है दिखाई देते थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रशासनिक विभाग एवं उसे प्रारंभ करने वाले शासक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इंडिविजुअली किसी एक विभाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, जिस विभाग को शुरू किया गया था और उसको प्रारंभ करने वाला शासक कौन है। ठीक है, तो एक एक का देख लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे है दीवान मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक है, इसको किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, दीवान रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग था। कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसको आज वर्तमान में पीडीएस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दीवान अमीर कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दीवान अमीर कोही ये कृषि विभाग था और इसको किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दीवान खैरात, खैरात जो है दान से संबंधित था। वैसे भी ये ट्रिक से याद रखिए, खैरात जो होता है दान होता है। ठीक है, इसको किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, दीवान बंदगान, इसको किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने। बंदगान, देखिए बंद है तो बंद की कौन रहेगा? गुलाम रहेंगे, तो ये गुलामों के लिए शुरू किया गया था बंदगान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विभाग है और उनकी कार्य विधियाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे मैंने एक जगह लिख दिया है, इस तरफ विभाग है, दूसरी तरफ कार्य विधियाँ है। ठीक है, पहला है दीवान अर्ज, जिसको दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता था। इसी का नाम है दीवान अर्ज का ही दीवान ए आरिज या दीवान ए मुमालिक। इसको किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। और ये क्या था? ये तो सेना से संबंधित ये विभाग था। नेक्स्ट, दीवान रिसालत, दीवान रिसालत क्या था? तो ये धार्मिक मुद्दे से संबंधित था ये। और दूसरी तरफ इसको और भी एक नाम से जाना जाता था, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित ये विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट, दीवान इंसा, दीवान इंसा क्या था? तो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित ये विभाग था। दीवान वजारत, ये क्या था? तो वित्तीय मामलात से संबंधित था, जिसको राजस्व विभाग भी कहा जाता था। तो राजस्व विभाग जनरली याद कीजिएगा कि दीवान वजारत क्या था? तो राजस्व विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी कहना चाह रहा है कि जो विजारत जो था, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राजस्व विभाग से संबंधित था, किसके समय में सबसे जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था? तो तुगलक के समय पहुंचा था ये। और विजारत क्या थी? तो एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। सॉरी, यहाँ पर ये जो है विजारत जो है अलग है। ठीक है ना, और वजारत जो था वो अलग था। यहाँ से इससे कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, वजारत जो था राजस्व विभाग था और विजारत जो था ये इस्लामी संविधान में एक मान्यता दी गई थी जो एक संस्था के रूप में थी। उसमें मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए जाते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, वजारत अलग है और विजारत अलग है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। तो ये 3 तरह के कर थे जो कि भूमि उत्पाद पर लगते थे। पहला खराज, दूसरा उस्र और तीसरा मुक्तई। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, ये भूमि उत्पाद से संबंधित ये कर थे। नेक्स्ट, खुम्स था। खुम्स क्या था? तो ये लूट का एक धन होता था, जो भी सेना के द्वारा लूटा जाता था, जिस राज्य में अटैक किया जाता था तो वहाँ की जनता को लूटा जाता था, वहाँ से जो भी धन दौलत लाए जाते थे उसी को खुम्स कहा जाता था। यहाँ पर मैंने व्याख्या में लिख दिया है। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 यानी कि 4/5 जो भाग होता था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष जो भाग होता था 1/5 उसको राजकोष में, जो राजा होता था उसके राजकोष में जमा कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी का जब शासन आया तो इसका जस्ट ओपोजिट हो गया। ये दोनों शासक क्या किए कि 4/5 जो है अपने लिए रख लिए और 1/5 जो है सैनिकों को दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि शुरुआत में जो था 4/5 जो था सैनिकों में बांट दिया जाता था और राजा जो था अपने पास 1/5 रखता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी ने इसको उलट दिया और 4/5 जो है अपने लिए रखे और 1/5 जो है सैनिकों को उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? देखिए, इक्ता व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल भी आता है, तो इससे संबंधित मैं डिस्कशन कर दूंगा। पहले तो ये याद रखिए कि भारत में इक्ता व्यवस्था को किसने शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अब ये क्या था, यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। इक्ता व्यवस्था जो थी के तहत इक्ता के धारक इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। पहले तो ये समझिए कि इक्ता जो थी एक भूमि का एक टुकड़ा होता था जिसपे एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था जिसको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, वो क्या करता था कि उससे राजस्व और करों को नियंत्रित करने की उसको जिम्मेदारी दी जाती थी और इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। इसका क्या होता था, इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करते थे। जो भी इक़्तिदार थे वो क्या करते थे, जो भी उनके पास सेना रहती थी और प्रशासनिक व्यय उसी से वो खर्च निकालते थे इक्ता के द्वारा। ठीक है, और प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण जो है सियासतनामा एक बुक है, फारसी ये बुक है, उसी में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, और इसके बाद कुछ नोट में यह भी याद रखिएगा कि ये जो इक्ता व्यवस्था थी ये हस्तांतरणीय थी, यानी कि ट्रांसफ़र इसको किया जा सकता था। और इसके बाद इक़्तिदार जो थे भूभाग के मालिक नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि जो उनको भूमि दी जाती थी उसके मालिक बन जाते थे। मालिक जो था वो अंततः राजा ही होता था, बस केवल उसके नियंत्रण में रहता था इक़्तिदार का जो भी इक्ता था। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि मालिक नहीं होते थे, जो भी उनको लगान मिलता था बस उसी का वो देख रेख करते थे। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था उसको चौधरी कहा जाता था। और सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भूभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व जो कर था वो सिंचाई कर था, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और इसको किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कितना था, तो उपज का 10% या 1/10। ठीक है, ये इतना लगाया जाता था। नेक्स्ट, जवाबित का संबंध था, तो जवाबित जो था वो राज्य कानून से संबंधित था। ये हदीस क्या था, तो हदीस जो है इस्लामी कानून होता है। हदीस क्या होता है, इस्लामी कानून होता है। इसके बारे में और भी देख लीजिए। हदीस एक इस्लामी कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत जो होता है वो कुरान होता है, उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो हदीस का ही आता है। और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामिक शरीयत की संरचना होती है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल क्या होता था, तो इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। जो भी अतिरिक्त राशि इक़्तिदार जमा करते थे सरकारी खजाने में उसी को फवाजिल कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी, तो दो जो प्रमुख मुद्राएं थी वो जीतल और टंका थी। और दोनों को किसने शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। पहला ये सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान जो था दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका, यह भी याद रखिएगा टंका जो था किसका था, चांदी का, और तांबे का जीतल था। इसमें देखिए तांबे में त लगा हुआ है और जीतल में त लगा हुआ है, तो तांबे से याद रखिए जीतल, और चांदी का टंका था। टंका और जीतल का अनुपात जो था 1:48 था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर 1:48। और एक और जो सिक्का जो था वो फेमस था, वो उसका नाम था ससगनी, और ससगनी भी जो था वो भी चांदी का बना हुआ था। तो 3 सिक्के हो गए, जीतल, टंका और ससगनी, और ससगनी भी याद रखिएगा चांदी का होता था। नेक्स्ट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है सर्वप्रथम अंकित हुआ था, तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह। ये कब से कब इसका शासन था, तो 1242 से लेकर 1246 तक था, यानी कि ये गुलाम वंश का ये शासक था ये। और इसी के सिक्कों पर जो अंतिम बगदाद के जो खलीफा थे इनका नाम भी यहाँ पर लिख दिया मैंने। इनका नाम जो था अल मुस्तसिम था,
जो बगदाद के अंतिम खलीफा थे, इनका नाम जो था अल मुस्तसिम था। तो इन्हीं का जो है अपने सिखों पर अंकित करवाया था किसने? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।